नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दिन भर की खबरों को समेट कर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। पश्चिम बंगाल और बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में बने ऐसी सरकार जो करे सोनार बांग्ला के सपने को साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा का करेंगे दौरा। झारसुगुडा में रेलवे, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क को भी करेंगे लॉन्च। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया, समान नागरिक संहिता को समय की जरूरत। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा, पर्सनल लॉ और आपराधिक कानूनों में विरोधाभास को दूर करने के लिए यूसीसी जरूरी। लेह में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। 29 तारीख को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ होगी बैठक। और अंडमान सागर में ऊर्जा के खुले नए द्वार। ऑयल इंडिया को अंडमान के उथले समंदर में मिली प्राकृतिक गैस। देश की ऊर्जा जरूरतों को मिलेगी मजबूती। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं से राजद, कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारियों को सत्ता से दूर रखने की अपील की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी शक्ति मोदी सरकार की योजनाओं के केंद्र में रही है। इसी भावना के साथ महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई। महिलाएं इस राशि की मदद से कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई और इस तरह के अन्य कामों की मदद से अपने को और अपने परिवार को सशक्त कर सकती हैं। काम अच्छा होने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आगे और दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ये योजना लखपति दीदी अभियान को नई मजबूती देगी। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि इस योजना का लाभ हर परिवार की एक महिला को मिलेगा। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार इतना गहरा था कि दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया भी पूरा लाभार्थी तक नहीं पहुंचता था। ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने आरजेडी के खौफ के राज का जिक्र किया। वहीं महिलाएं आज एनडीए की डबल इंजन की सरकार में विकास के रास्ते पर सबसे आगे खड़ी हैं। गरीब से लेकर
डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथियों, आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है, तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है। इसलिए आज हम सबको मिलकर ये प्रण भी करना है कि बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को स्नेहपूर्वक भैया कहकर संबोधित किया, जो उनके और पीएम मोदी के बीच सहज जुड़ाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की कि वे अन्य महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला रोजगार योजना के तहत दी गई राशि से महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। महिलाओं का कहना है कि अब वे आसानी से अपना रोजगार बढ़ाकर एक बेहतर और सम्मानजनक जीवन का सपना साकार कर सकेंगी। सब्जी बेचबै तो हमरा सबके आगे बढ़म, सब चीज दिहन, चाउर दै छन, खाइ छी, सब चीज दै छथन। अब ऐसे बढ़ के हम कथी उनका से अथी करें। 10,000 रुपया जन नरेंद्र मोदी देता नहीं, नीतीश कुमार देता नहीं। उससे हमने सके छोटा मोटा कोनो बिजनेस करम सन। घर में बैठल औरत हमने क्या करता नहीं, कुछ ना बनावत नहीं, खाता नहीं, पड़ल बनी सन। उससे हमने सके छोटा मोटा कोनो बिजनेस करके आगे बढ़म सन। 10,000 जैसे रुपया मिलेगा तो हम, मेरा धंधा तो पहले से सिलाई मशीन चल रहा है। अगर ये 10,000 रुपया मिलेगा तो हम साइड से किराना दुकान करेंगे। फिर जब 2 लाख करोड़ 80 मिलेगा तो हम आटा चक्की का मशीन खरीदारी करेंगे। रोजगार करते हैं, रोजगार सिलाई, पेंटिंग, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर करेंगे। नरेंद्र मोदी भैया ने हम लोगों को जो ये 10,000 का जो राशि दिए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही महिलाओं लोगों का भी मतलब कि बहुत मदद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा का दौरा करेंगे। ओडिशा के झारसुगुड़ा में रेलवे, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क को भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद 15 महीने में छठी बार राज्य का दौरा करेंगे। वो झारसुगुड़ा में लगभग 1700 करोड़ रुपए की रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वो बेहरामपुर उधना के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। झारसुगुड़ा से वो 8 IIT संस्थानों के विस्तार की घोषणा करेंगे। इस दौरान ब्रह्मपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और संबलपुर के VIMSAR को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा मिलेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे और अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को सहायता भी प्रदान करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी देश भर में पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क की शुरुआत करेंगे। BSNL का करीब 1 लाख साइट्स को कवर करने वाला रोल आउट 100% 4G कवरेज सुनिश्चित करने के साथ भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जिनके पास अपना स्वदेशी और संपूर्ण 4G स्टैक है। BSNL's 4G stack, which will be rolled out across close to 98,000 sites across the country. Our 4G towers and BTSs are already serving 22 million customers. It's fully software driven, the network, it's cloud based, future ready designed, and most importantly, it will upgrade seamlessly to 5G. प्रधानमंत्री मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। मोदी जी ओडिशा आ रहे हैं, ओडिशा का झारसुगुड़ा अमलीपाली में आ रहे हैं, इसीलिए हमारा पूरा झारसुगुड़ा वासी, पूरा ओडिशा वासी बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं ओडिशा, कुछ ना कुछ ओडिशा वासी के लिए वो समर्पित करके जाते हैं। विशेष करके शिक्षा का क्षेत्र में हो, रेलवे का क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र में हो, हर चीज़ में वो बहुत सारे कार्यक्रम लेके आए हुए हैं और बहुत सारा
चीज़ वो उड़ीसा वासी को दे के जाएंगे। मोदी जी जब आ रहे हैं तो युवा समाज को संबोधित करेंगे, उसी के लिए हम सुनने के लिए बेताब हैं कि वो क्या उद्बोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ओडिशा में शुरू होने वाली विकास परियोजनाएं विकसित भारत की दिशा में अहम कदम हैं। ओडिशा समेत पूर्वी भारत को देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बनाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी संबलपुर शहर से सरला में 273 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ सुविधाएं बेहतर होगी बल्कि माल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा में आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारसुगुड़ा, उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को ओडिशा के दौरे पर जाएंगे। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही संबलपुर झारसुगुड़ा सेक्शन का नया फ्लाईओवर और रेलवे परियोजनाएं खनिज और औद्योगिक ढुलाई को सुगम बनाएंगे। डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने ओडिशा के भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा आ रहे हैं और उड़ीसा वासियों को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री कल उड़ीसा आ रहे हैं और बड़ी सौगात देने वाले हैं। दोस्तों, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उड़ीसा सरकार बनने के बाद इस 7वां बार आ रहे हैं और इसमें इनका युवा समावेश जो के उद्देश्य में आ रहे हैं वो युवा समाज को एक बड़ा आह्वान देने वाले हैं। आम जनता सब उत्साही है। झारसुगुड़ा और संबलपुर जो रेल परियोजनाओं को भी सौगात देंगे। वर्षों से ये समस्या थी, लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, तो एक बड़ी राहत भी मिलेगी लोगों को। ये बेल्ट एक कोलियर है, कोल माइन से और ज़्यादा तौर पर प्लांट है और माइंस एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसमें ज़बरदस्त ये का जो था 100 साल को आगे देखते हुए तो ये परियोजना किया जाएगा। इसमें देश के लिए, समाज के लिए और उड़ीसा के लिए वो बहुत आगे, उड़ीसा बढ़ने के लिए और देश बढ़ने के लिए बहुत आगे जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को जीएसटी का एक उपहार दिया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? काफ़ी चीज़ में जो 0 टैक्स हो गया, 5% टैक्स हो गया, काफ़ी आम जनता को संचय करने के लिए जो आह्वान प्रधानमंत्री जस्टिफाइड है। 2.5 लाख करोड़ का जो राहत मिलेगा, ये आम जनता का आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, इनका पॉकेट को पैसा आएगा और सेविंग्स जो बढ़ेगा, ये हमारा देश का इंटरनल इकोनॉमी, आभ्यंतरीण अर्थनीति स्ट्रेंथन होगा। उड़ीसा को किस तरह से विकसित बनाना है? उड़ीसा विकसित हो जाएगा। उड़ीसा में हमारे पास माइन से, मिनरल से और वाटर रिसोर्सेस से हमारे पास संभावना बहुत है। आयरन ओर है, कोल है, बक्साइट है, क्रोमाइट है और ग्राफाइट है, हमारे पास सब कुछ है और ये वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो देश का अर्थनीति बदलेगा। ये आप साफ तौर पे सुन रहे थे उड़ीसा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल को, जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारसुगुड़ा, उड़ीसा। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मां से प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला के सपने को साकार कर सके। इसके अलावा अमित शाह ने शिक्षाविद और महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने कोलकाता में पूजा समिति संतोष मित्र स्क्वायर की दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से हमारे जवानों ने अपनी सूझबूझ और साहस से दुश्मन को परास्त किया, उसी वीरता को यह पंडाल समर्पित है।
अमित शाह ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना भी की। इसके बाद उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शाह के साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर सोनेर बंगला यानी कि स्वर्णिम बंगला बनाने का संदेश दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनावों के बाद राज्य में ऐसी सरकार बनेगी जिसके नेतृत्व में लोग शांति और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनार बांग्ला का संकल्प साकार होगा। हमारा ये नवरात्रि में 9 दिन का पूजा महोत्सव आज केवल बंगाल नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। अभी अभी मां की पूजा कर कर आया हूं। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर में भी पूजा अर्चना की। साथ ही गृह मंत्री ने कोलकाता के पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दुर्गा पूजा पंडाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की विरासत भारत की संस्कृति और समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे राष्ट्र के लिए महानता प्राप्त करने हेतु प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। पश्चिम बंगाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सारण के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री पटना में भाजपा की चुनाव अभियान समिति की बड़ी बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अहम बैठक को बिहार चुनाव की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अदालतें भी अब यूसीसी की जरूरत की बात कर रही हैं और सरकार से इस पर एक्शन चाहती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ और आपराधिक कानून में टकराव को रोकने के लिए संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। हाईकोर्ट का कहना है कि पर्सनल लॉ या प्रथाएं कानून पर हावी नहीं हो। देश में आए दिन समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर मांग उठती रहती है। यूसीसी के पक्ष में जिस तर्क को सबसे मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाता है वो है अलग अलग धर्मों में मौजूद कुरीतियां, जिसे भारतीय संविधान गैर कानूनी मानता है। अब यूसीसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने इस मामले को फिर से गरमा दिया है। एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी की वैधानिकता से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पर्सनल लॉ और आपराधिक कानूनों में विरोधाभास को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता समय की जरूरत बन चुका है। जस्टिस अरुण मोगा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि इस्लामी कानून के तहत प्यूबर्टी की उम्र तक पहुंच चुकी नाबालिग लड़की शादी कर सकती है, लेकिन भारतीय आपराधिक कानून बीएनएस और पॉक्सो एक्ट नाबालिग से शादी करने वालों को अपराधी मानते हैं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी या संबंध बनाना कानूनन अपराध है। कोर्ट ने कहा कि कानूनों के बीच इस टकराव से गंभीर दुविधा पैदा होती है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाया जाए, ताकि एक ऐसा ढांचा सुनिश्चित किया जा सके जहां पर्सनल लॉ या प्रथाएं कानूनों पर हावी न हो। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यूसीसी विरोधी कहेंगे कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता खत्म होने का जोखिम है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार उस सीमा तक नहीं माना जा सकता जहां पर्सनल लॉ को अपनाने वाले व्यक्तियों को आपराधिक कानूनों के मुताबिक अपराधी मानना पड़े। ऐसे में एक व्यवहारिक बीच का रास्ता ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध है जो बीएनएस और पॉक्सो के साथ सीधे तौर पर विरोधाभासी हैं। जस्टिस मोगा ने ये टिप्पणी 24 साल के हामिद रजा नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिस पर एक नाबालिग लड़की से शादी करने का आरोप था। लड़की ने अपनी उम्र 20 साल बताई थी, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि वो 15 से 16 साल की नाबालिग है। हालांकि हाई कोर्ट ने केस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 11 महीने से अधिक समय से जेल में बंद हामिद को जमानत दे दी। ये पहला मौका नहीं है जब अदालत ने यूसीसी का मुद्दा उठाया हो। सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर कह चुका है कि यूसीसी लाने पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। हालांकि ये वर्तमान में केवल गोवा और उत्तराखंड राज्य में ही समान नागरिक संहिता
व्यवस्था लागू है। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। 6 दशक से अधिक समय तक आसमान पर राज करने वाला और अपनी गरज से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला MiG-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से आज सेवानिवृत्त हो गया। MiG-21 का सफर सिर्फ धातु पंख या फिर इंजन की कहानी भर नहीं है। ये उन पायलटों की धड़कनों की गाथा है जिन्होंने इसके कॉकपिट से दुश्मनों को चुनौती दी। ये उन करोड़ों भारतीयों की यादें भी हैं जिन्होंने अपने वीरों को आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा। विदाई के बाद MiG-21 भले ही आकाश में न दिखे, लेकिन इसकी गरज हमेशा भारतीय दिलों में गूंजती रहेगी और शौर्य की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगी। अपनी जानी पहचानी गर्जना के साथ 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़ से MiG-21 की ये आखिरी उड़ान थी। भारतीय सेना के बड़े बड़े अभियान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला MiG-21 रिटायर हो गया। ये पल जितना गौरवशाली था उतना ही भावुक भी। 62 साल पहले MiG-21 इसी एयरबेस में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था और यहीं से उसकी विदाई भी हो गई। 1965 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। 6 दशकों तक भारत की सेवा करने के बाद अब वक्त आ गया है इस फ्लाइंग मशीन को गुड बाय कहने का। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये एक टेस्टिमनी है, एक सबूत है भारत और रूस की डिफेंस कोऑपरेशन का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान बेड़े के सेवा मुक्त होने के समारोह में शामिल हुए। CDS जनरल अनिल चौहान, COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CNS एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी समारोह में मौजूद रहे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक MiG-21 का योगदान एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 1971 के वॉर से लेकर कारगिल युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जबरदस्त मजबूती प्रदान की। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। दरअसल MiG-21 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी गर्जना, कलाबाजी और फुर्ती पर आसमान भी इतराता था, जो सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं था बल्कि साहस की आवाज, शक्ति का प्रतीक और भारत के आसमान की ढाल था, जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आसमान पर राज किया और भारतीय वायुसेना को गति, शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में सेवा दी, जिसकी बदौलत कई युद्धों में भारत ने निर्णायक बढ़त बनाई और जीत हासिल की। वो एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट था। अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ने वाला MiG-21 ने 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। MiG-21 के भारतीय वायुसेना में शामिल होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वो 1963 का साल था। इससे पहले 1962 में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय वायुसेना तब अपने पुराने जमाने के विमानों का इस्तेमाल ही कर रही थी, जबकि पाकिस्तान पहले से ही उन्नत F-86-7 विमान उड़ा रहा था और उसे जल्द ही अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर मिलने वाले थे। ऐसे में भारत को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के साथ ही वायुसेना के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत थी। उसी समय तत्कालीन सोवियत संघ ने तब के सबसे उन्नत और दुनिया के सबसे बेहतरीन एडवांस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट MiG-21 देने की पेशकश की। सोवियत संघ के इस सिंगल इंजन वाले सिंगल सीटर फाइटर जेट की गति ध्वनि की गति से भी दोगुनी थी। उसके तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन का अधिकार भी भारत को दे दिया था। भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने इस सुपरसोनिक फाइटर जेट का पहला जत्था अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पहुंचा। 1963 में 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने MiG-21 ने इसी एयरबेस से आखिरी बार उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना का गौरव
दुश्मनों का खौफ और आकाश का अडिग प्रहरी MiG-21 सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये हमारी ताकत, हमारी आत्मा और हमारी जीत की गूंज था। ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। ऋतु कुमार के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, DD न्यूज। लेह जो कि शांति और सुकून की धरती कहलाती है, वहां हिंसा की लपटें उठी। सवाल बड़ा है कि क्या इसके पीछे कोई बाहरी साजिश छिपी है। जांच में कई परतें खुल रही हैं और आरोपों की आंच सोनम वांगचुक तक भी पहुंच गई है। हिंसा, सियासत और साजिश के इस तानेबानों के समझाने की कोशिश की है हमारी इस खास रिपोर्ट ने। लेह में स्थिति नियंत्रण में है और जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि लेह जैसे शांतिपूर्ण इलाके में यह हिंसा क्यों हुई और क्या इस हिंसा के पीछे कोई बाहरी हाथ भी था, क्योंकि जांच में कई तथ्य चौंकाने वाले भी हैं। इसके साथ ही सोनम वांगचुक के NGO की क्या भूमिका थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने FCRA अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक सोनम वांगचुक का FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। इस हिंसा ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए कि आखिर यहाँ का युवा इतना उग्र कैसे हो गया कि एक शांति प्रिय लेह इलाके में इस तरह की घटना हुई कि CRPF की गाड़ियों को आग लगाया गया, बीजेपी के जो हेडक्वार्टर हैं वहां पर भी आगजनी की गई। इस हिंसा में कई सारे CRPF और पुलिस के जवान भी घायल हैं। सवाल कई सारे हैं। एक तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को एकत्र करके भड़काने की कोशिश की गई। भारत में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन ये भी देखने को आया है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, देश से बाहर जो शक्तियां एक्टिव हैं, वो लोकतंत्र की इन गहरी जड़ों में धीरे धीरे मट्ठा डालने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ही नेपाल और डोडा कनेक्शन इस हिंसा के पीछे सामने आया है, क्योंकि कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच अभी भी लगातार चल रही है और कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये जांच मुकम्मल पहुंचनी चाहिए और ये पता जरूर लगना चाहिए कि आखिर इस हिंसा के जो तार हैं क्या वो विदेशी शक्तियों तक हैं, क्या विदेशी शक्तियां भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हैं। जांच अभी भी चालू है। लेह में हुई हिंसा को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख जैसे क्षेत्र और यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही शांत प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी जिसकी जांच की जा रही है। लद्दाख में जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जो बहुत से लोग बाहर से भी थे, जो हमारे ध्यान में चीजें आई है। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है, उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। लेह एपेक्स बॉडी 29 तारीख को दिल्ली जा रही है, जहां गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर ये बैठक 6 अक्टूबर को प्रस्तावित हुई पावर कमेटी की बैठक से पहले होगी। लेह एपेक्स बॉडी का कहना है कि इस बैठक में उनकी तरफ से 7 लोग शामिल होंगे, जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और लेह एपेक्स बॉडी की 3 और 1 MP शामिल होंगे। गौरतलब है कि 24 सितंबर की झड़प में 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। आरोप है कि वांगचुक के भड़काऊ भाषण से भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और सरकारी संपत्ति पर हमला किया। हिंसा के बाद एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया और स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। इलाके में इंटरनेट सेवा को भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने नाटो महासचिव मार्क रिट के बयान को पूरी तरह आधारहीन और तथ्यहीन करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किसी भी प्रकार की ऐसी बातचीत नहीं हुई है, जैसा कि नाटो महासचिव ने दावा किया है। फोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। दिस स्टेटमेंट, let me clarify, is factually incorrect and entirely baseless. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. As previously stated, India's energy imports are meant to ensure predictable and affordable
energy cost to the Indian consumer. India will continue taking all necessary measures to safeguard its national interests and economic security. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक नोटिस देखा जिसमें नए टैरिफ के बारे में बात की गई है। हमने फार्मा और अन्य उत्पादों पर रिपोर्ट देखी है और संबंधित मंत्रालय और विभाग इस मामले में बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। नए टैरिफ की बात हो रही है फार्मा पे और भी अन्य कुछ पदार्थ पे, तो इस रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है और हमारे यहाँ जो मंत्रालय जो विभाग इससे संबंधित है वो इस मामले पे नज़र रखे हैं और उस पे देख रहे हैं कि क्या उस पर असर पड़ता है। विदेश मंत्रालय ने अवैध प्रवास के मामलों पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस वर्ष जनवरी से अब तक अमेरिका से 2417 भारतीय नागरिकों को निर्वासित या फिर वापस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भारत अवैध प्रवास के खिलाफ है और सिर्फ वैधानिक तरीके से प्रवास को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार वीज़ा धोखाधड़ी और अवैध प्रवास के मामलों को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है और इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो अवैध प्रवास को बढ़ावा देते हैं। We also are promoting that more and more people should look at e-migrate portal because that is comprehensive in nature. It will give you what are the steps taken, what are the steps to be taken for legal migration, which are the agencies which have been recruited, which have been certified by Government of India, and what are the do's and don'ts involved, what you have to do when you reach your destination, what sort of help can the Indian missions abroad give you, so on and so forth. So all these details are there on e-migrate portal. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक निजी शिक्षा संस्थान के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत युवाओं का देश है, सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या भारत में है, इसलिए विश्व भर की निगाहें भारत के ऊपर हैं। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी की दरों में की गई कटौती को भारत सरकार का बेहतरीन कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे हर वर्ग के भारतीय नागरिकों को लाभ मिलेगा। जीएसटी अत्यंत ग्रहण हुआ है समाज में। जीएसटी आज सरल हो चुकी है, 4 स्लैब से ये 2 स्लैब तक पहुंच चुकी है। अनेक चीजों में सामान्य लोगों की, गरीबों की, मध्यवर्गीयों की, विशेष करके विद्यार्थियों की अनेक रोजमर्रा की आवश्यक चीज जीरो टैक्स ब्रैकेट पे आ चुका है। नोटबुक जीरो टैक्स पे आ गया है, पेंसिल जीरो टैक्स पे आ गया है। इनमें से पढ़ाई बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारे चीज मध्यवर्गीय लोगों की आवश्यकता की चीज सस्ते ब्याज, सस्ते टैक्स पैटर्न पे आ चुकी है। ये अर्थनीति को गति देने वाला सुधार। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने दूसरी पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म पर कहा कि यह पहली बार हुआ है जब जीएसटी की दरों में इतने बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जीएसटी की दरों को नील कर दिया गया। जो दरें पहले 5% या 12% पे थी, उन दरों को 0 किया गया। ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीएसटी की दरों को घटाया गया। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है आम पब्लिक की, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, शिक्षा का स्ट्रक्चर है, हेल्थ का स्ट्रक्चर है, इसमें जीएसटी को घटाकर देश के लोगों को राहत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुशेव के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस साझेदारी को मजबूत करने, व्यापार, सेवाओं और औद्योगिक सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान आपसी विकास और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। अंडमान सागर में ऊर्जा की अपार संभावनाओं का नया द्वार खुला है। अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज हुई है। यह खोज 295 मीटर पानी की गहराई और 2650 मीटर लक्ष्य गहराई पर की गई है। गैस के नमूनों के परीक्षण में 87% मीथेन की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गैस भंडार का आकार और इसकी वाणिज्यिक उपयोगिता आने वाले महीनों में स्पष्ट हो पाएगी।
लेकिन अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी ने इस विश्वास को मजबूत किया है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, जैसा कि म्यांमार से इंडोनेशिया तक इस पूरी पट्टी में पहले ही खोज की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर डीप वाटर मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत समुद्री बेसिन में नए कुओं की खुदाई की योजना बनाएगी। इस खोज से वैश्विक विशेषज्ञों जैसे पेट्रोब्रास, BP इंडिया, शेल और एक्सॉन मोबिल के साथ सहयोग से भारत की ऊर्जा जरूरतों को नया आयाम मिलेगा। यह अमृतकाल की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण पर आयोजित मेघालय और बिहार राज्य के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही देश के अन्य राज्यों से आए FPO के उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मेघालय की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही उनकी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन भी साझा हुए। उन्होंने मेघालय स्थित FPO के कई उत्पादों का भी अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर पूर्व के किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भरसक प्रयास कर रहा है। खासतौर पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को लेकर हमेशा से बहुत ज़्यादा केयरिंग अप्रोच उनका रहा है। हमारी मंत्रालयों की स्कीम में भी वो देखने को मिलता है। इसके पीछे का लक्ष्य सोच बस यही है कि जिस तरीके से बाकी का देश आगे बढ़ रहा है उतनी ही या संभवतः उससे ज़्यादा गति से हमारे पूर्वोत्तर के राज्य बढ़े। केंद्रीय मंत्री ने अन्य प्रदर्शनियों का दौरा किया और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की संभावनाओं पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में नंबर 1 राज्य होने का सामर्थ्य है। बिहार में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास की राह में आगे बढ़ रही है। मैं मानता हूं कि चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और अगले 5 साल गोल्डन पीरियड बिहार के लिए होने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बिहार को प्राथमिकता में रख रहे हैं, एक के बाद एक समय होता था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हैं, पटना में है, भागलपुर में है। पिछले 11 दौरों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की योजनाओं को वहां पे धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो ऐसे में मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो यही समय है, सही समय है। बिहार के उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं हैं। उद्योग नीति और निवेश के लिए आकर्षक मौके हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आ रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं अत्यंत ज़्यादा हैं। मैं कहूँगा कि जहां पर आज के दिन में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है 20 times in 5 years we can easily improve। वर्ल्ड फूड इंडिया में देश भर से आए FPO अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि WFI में आकर उनके रोजगारों को नया मुकाम हासिल होगा। 400 के करीब फार्मर्स हमारे शेयर होल्डर हैं और ये SFAC के द्वारा हमको ये स्टॉल यहाँ पर भारत मंडपम में दिया गया है। वही हमारा इम्प्लीमेंट एजेंसी है, तो उनके थ्रू हम यहाँ पर हमको अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए, और यहाँ पे हम कल से हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। पूरे विश्व में सप्लाई है मेरा। प्ले स्टोर में ऐप है सीरी कॉलेज खाजा और पूरे विश्व में माल जाता है खाजा। ये बिजनेस है, खानदानी बिजनेस मेरा 200 साल पुराना दुकान है। ये खाजा हर फ्लेवर भी खाया चालू करती है। गुड़ का खाया, चॉकलेट खाया, मैंगो खाया, चीनी खाया, सब खाया चालू कर दिए। WFI 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र खाद्य स्थायित्व और पौष्टिक एवं जैविक खाद्य उत्पादन में भारतीय क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहा है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। कर्नाटक के बेंगलुरु में खराब सड़कों और ट्रैफिक की समस्या को लेकर भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता चालवादी नारायण स्वामी ने CM सिद्धारमैया पर इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल CM सिद्धारमैया ने विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी को एक पत्र लिखकर बेंगलुरु के सरजापुर कैंपस के अंदर सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने का अनुरोध किया है। हालांकि प्रेमजी ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इस पूरे मामले पर विपक्ष और बीजेपी नेता चालवादी नारायण स्वामी से खास बातचीत की। DD न्यूज संवाददाता ज्योति दफेदार ने। बेंगलुरु में गड्ढों की और पॉट होल की प्रॉब्लम है।
सो आइए इन सब विचारों को बात करने के लिए हमारे साथ है परिषद विपक्ष नायक चलवादी नारायण स्वामी जी। आपने आरोप लगाया है कि समाज कल्याण विभाग में धन का दुरुपयोग हुआ है, रूल्स वायोलेट हुआ है, और आपने लोकायुक्त की इंक्वायरी की भी मांग की है। इसके बारे में पर्टिकुलरली कोई संस्था हो, वो संस्था लेके उनको देना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, रोड बिल्डिंग वगैरह के करते हैं ना, वैसा टेंडर डाल के L1 में दे रहा है। ऐसे किया तो क्या होगा, आपको किसको भी देना चाहिए तो उनके बोल देते, L1 बनाते, उनको दे देते। मगर ये विद्यार्थी को इससे उपयोग होगा नहीं होगा किसको पता नहीं होगा। बजट काली होना, बस काम हो ना हो, ये नीति है ये सरकार की। अभी तक कुछ हुआ, ये लोकायुक्त को देना, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बेंगलुरु में पॉट होल और ट्रैफिक का इश्यू को लेकर अभी सीएम सिद्धरामैया जी ने अजिम प्रेम जी को एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उनके तरफ से भी रेस्पॉन्स आया है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं धन्यवाद बोल सकता हूँ प्रेम जी की, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए वो कर्नाटका में इन्वेस्ट भी किया है। ये बीबीएमपी करना नहीं तो सरकार करना चाहिए। ये छोड़ के जाके आप रिक्वेस्ट कर रहा है प्रेम जी को, हम ना मदद करो, ये क्या होता है? ये भिक्षा लेने का काम नहीं है सरकार का। ये एक। दूसरा, इतना पाटोल हो गया है, ये उप मुख्यमंत्री बोलता है पाटोल तो कभी भी रहेंगे। विपक्ष नायक चलवादी नारायण स्वामी जी ने सीरीज ऑफ एलिगेशन किया है बीजेपी के ऊपर, ये था उनका राय। विद कैमरा पर्सन सुरेश के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर दिबांग घाटी जिले के बोलुंग में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की प्रतिमा स्टैचू ऑफ ब्रदरहुड पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इसके बाद डॉक्टर भूपेन हजारिका के लिए आयोजित शताब्दी समारोह में कहा कि डॉक्टर हजारिका के लिए संगीत कभी भी केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति को चित्रित करने और विविधता को अपनाने और शिक्षा देने का आंदोलन था। भूपेन हजारिका जी, हम सब लोग कहते हैं कि वो केवल सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, बल्कि वो एक अच्छे पोइट भी था, बहुत अच्छा वो फिलोसोफर भी था, बहुत अच्छा वो फिल्म मेकर भी था, और साथ ही साथ बहुत अच्छा जर्नलिस्ट भी हो रहे हैं। मगर एबोव ऑल हमारा ये मानना है कि भूपेन हजारिका जी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, एक जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को जो बढ़ावा देता है, कंपैशन का साथ में जो बढ़ावा देता था, इस कैरेक्टर का आदमी था हमारा भूपेन हजारिका जी। और दिल्ली में कूड़े का निष्पादन करने के लिए बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। ये बायोगैस प्लांट गीले कचरे से बनाया जाएगा और इसमें गीले कचरे के निपटान से सीएनजी बनाया जाएगा। रोजाना 100 टन कचरे का बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा और इस कचरे से सीएनजी बनाई जाएगी और इसका गाड़ियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में जिन चीज़ों का निर्णय लिया उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। तो आज का यहाँ पे ये जो बायोगैस प्लांट है, जिसमें गीले कूड़े का निष्पादन, रोजाना 100 टन कूड़े का निष्पादन इस बायोगैस प्लांट के माध्यम से होगा, जो सीएनजी में कन्वर्ट होकर के गाड़ियों में जा पाएगी। और शुक्रवार को नई दिल्ली के रूसी हाउस में 20वें डायलॉग ऑफ कल्चर फोरम का आयोजन किया गया। रूस का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के बीच सहयोग और संवाद बेहद आवश्यक है। यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं विजय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित श्रृंखला का भी हिस्सा था। कार्यक्रम में रूस के यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सचिव और कॉमनवेल्थ ऑफ जर्नलिस्ट मीडिया कांग्रेस के चेयरमैन अशोक जाजोयान ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन दिया। इस अवसर पर कला प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें भारतीय कलाकार निशांत कुमार मीणा की कलाकृतियों की प्रदर्शनी की गई। सांस्कृतिक कूटनीति और जन से जन संपर्क भारत रूस संबंधों की अहम कड़ी है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संजय मूर्ति ने शुक्रवार को सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड की 37वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के प्रयास सरकारी लेखांकन और मानक निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
इस मौके पर सीएजी ने सरकारी लेखा मानकों में सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल सरकारी लेखा मानक सलाह बोर्ड की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। सीएजी ने कहा कि भारत सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड की मानक प्रक्रिया का निर्धारण हितधारकों के परामर्श और विशेषज्ञों की राय से की गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया विषय चयन से लेकर मानकों के निर्माण तक पारदर्शी और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाती है। सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने बताया कि बोर्ड की स्थापना 2002 में सीएजी के तहत की गई और इसका उद्देश्य सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। बैठक में रक्षा लेखा नियंत्रक, भारत सरकार के विभिन्न संगठित लेखा सेवाओं के प्रतिनिधि, आरबीआई, आईसीएआई, रेलवे, डाक विभाग, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल शनिवार को असम सहित पूरे देश में अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क शुरू करेगा। आज गुवाहाटी स्थित बीएसएनएल कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीएसएनएल असम टेलीकॉम सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक अशोक कुमार झा ने कहा कि ये नेटवर्क असम में लगभग 29 लाख ग्राहकों को कवर करेगा। असम में आधिकारिक लॉन्च शनिवार को गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में होगा, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सेवा का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। 4G नेटवर्क है, ये पूरी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से जब ये डिसाइड किया गया कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, जो 4G की मोबाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ 4-5 कंपनियों के पास थी वर्ल्ड वाइड और जो सभी देश उस पर डिपेंड थे, उसके बजाय इंडिया ने ये डिसाइड किया, बीएसएनएल ने ये डिसाइड किया कि हम अपना नेटवर्क बनाएंगे। असम में जो अभी हमने टावर जो हम उद्घाटन करवा रहे हैं वो 2000 टावर्स हैं हमारे, और जो हमारे कस्टमर्स हैं 29 लाख कस्टमर्स हमारे हैं मोबाइल के असम में हैं। देश भर में चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से हजारों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में स्वास्थ्य सेवा शिविरों का आयोजन किया गया और इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में अब तक 1,24,718 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा चुका है। शुक्रवार को गंगापुर सिटी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शिविर का आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। शिविर में प्रसव पूर्व जांच सेवा, एनीमिया जांच, टीबी स्क्रीनिंग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप की जांच की गई। साथ ही साथ चिकित्सकीय परामर्श और निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। नारी सशक्त परिवार अभियान, इस अभियान में जो है महिलाओं की जो है संपूर्ण जांच, जिसमें कि जो है गर्भवती महिला है तो उसकी जो है हीमोग्लोबिन की जांच, उसकी जो है बीपी शुगर की जांच और उसके अन्य दूसरी जो है मतलब जो भी गर्भावस्था के दौरान जो भी जांचें हैं वो जांचें की जा रही है। और सामान्य जो महिला आ रही है उसकी भी जो है हीमोग्लोबिन की जांच और दूसरी साधारण जांचें जो है वो भी जो है यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा जो है सामान्य रोगी जो भी आ रहे हैं, जो भी फिजिशियन हैं, फिजिशियन के माध्यम से जो है डॉक्टर साहब के द्वारा देखे जा रहे हैं। नारी सशक्त परिवार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लाभान्वित, जिसमें गर्भवती, धात्री तथा है ना सभी का टेस्ट किया जा रहा है और जो भी ग्रामीण है उनको स्वास्थ्य फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है। हम यहाँ आए साहब दिखावे और हमारे गले में खर्राट बातचीत दिखावे आए, डॉक्टर साहब देखेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर आए और इन्हें पूरी जांच कर रहे हैं और जांच मेरे करवा ली, मेरी सही निकली है जांच। बढ़िया पूरा स्टाफ आया है और सबकी जांच हो रही है, जांच करवा रहे, बढ़िया सबर निकलो। और निर्यात के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी NCEL ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2025 तक NCEL के माध्यम से 5,403 करोड़ रुपए मूल्य की 13.49 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा चुका है। NCEL ने 28 देशों में अपने निर्यात का विस्तार किया है। NCEL ने 2024-2025 के लिए 4,283 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया। 2023-2024 के दौरान NCEL ने अपने सदस्य सहकारी समितियों को 20% लाभांश का भी भुगतान किया।
ये उपलब्धियां भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक ताकत में बदलने की NCEL की क्षमता का प्रदर्शन करती हैं। और भारत को दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में स्थान दिलाने के उद्देश्य से केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यानी IMU में विशाखापट्टनम परिसर में भारतीय जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। ये रणनीतिक सुविधा भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण कदम है जो जहाज प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान और विकास पर जोर देती है। DD न्यूज़ के साथ एक विशेष बातचीत में IMU की कुलपति मालिनी वी शंकर ने बताया कि इस सुविधा के साथ हमारा लक्ष्य जहाज डिजाइन के लिए घरेलू सॉफ्टवेयर का समाधान विकसित करना है। उन्होंने इस पहल को भारत की समुद्री तकनीक में नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हब बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये विकास स्वदेशी तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से समुद्री क्षेत्र को उन्नत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने आज IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की और सबसे बड़ी बात आज के दिन ही उन्होंने IMU के वाइजैक कैंपस में एक इंडियन शिपिंग टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया। आज हम उसके बारे में हम मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से मालिनी शंकर जी से बात करेंगे। मैडम, ये नई चीज मिनिस्टर साहब ने शुरू की और क्या उद्देश्य है? इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका उद्देश्य ऐसा है कि हम आत्मनिर्भर रहना चाहिए। एंड टू एंड मतलब डिजाइन, कभी कभी आजकल डिजाइन फॉरेन कंट्री से आता है, फिर बाद में हम बिल्डिंग करते हैं और जब शिप कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके पार्ट्स भी फॉरेन से आता है। इस सेंटर का उद्देश्य है कि एंड टू एंड, पहले डिजाइन कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस सब इंडिया में ही होना चाहिए ताकि हमारे प्रधानमंत्री के जो उद्देश्य हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाए वो पूर्ण हो जाएगा। आपने कहा सॉफ्टवेयर तैयार होगा, सॉफ्टवेयर तैयार होने का डिजाइन तैयार होगा, तो इन सब से और जो छात्र जॉब भी क्रिएट होगा, तो इन सब से एक बड़ी चीज क्या निकल के सामने आती है कि आगे आने वाले दिनों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका और विश्व बाजार में क्या अभी अपना स्थान है और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो फॉर 1000 years बैक वी वर द बिग शिप बिल्डर्स, तो बीच में हमारा स्थान पहले 10 में नहीं है। तो वी आर सेइंग दैट बाय 2047 we have to be, even by 2030 we have to be in the top 10। इसलिए इतना जोर दे रहे हैं ये ISTC को ताकि 5-10 साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। So we have to be in that, the government's ambition, India's ambition is to be in the top 5 shipbuilding nations in the world। इन्वेस्टमेंट क्या होने जा रहा है इस को लेकर के? अभी वाइजैक में है IMU के सेंटर में, क्या इसको अन्य केंद्रों में भी दिया जाएगा ये फैसिलिटी? क्लस्टर बनाएंगे। दिस क्लस्टर इन द सेंस दैट द शिप ट्रेनिंग सेंटर विल बी इन टच विद इंडस्ट्री, विल बी इन टच विद अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। और CBI ने इंटरपोल के जरिए वांटेड भगोड़े परमिंदर सिंह उर्फ निर्मल सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस लाने में सफलता पाई है। 26 सितंबर को पंजाब पुलिस की एक टीम परमिंदर को लेकर भारत आई। पंजाब में परमिंदर के खिलाफ जबरन वसूली, आतंकवाद के लिए फंडिंग, हत्या की कोशिश और धमकी जैसे गंभीर धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। CBI ने 13 जून 2025 को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी करवाया था। इस कार्रवाई में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, NCB अबू धाबी और पंजाब पुलिस का विशेष योगदान रहा। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल के सहयोग से अब तक करीब 130 से अधिक भगोड़े अपराधियों को भारत लाया जा चुका है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।